बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 7। जब दोनों ही वंश को पार्टी में नजर नहीं आए तो वंश उनको खोजता हुआ बाहर की तरफ चला आता है। उसने अपने एक हाथ में वाइन की गिलास पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अगर आज उसे उस उदासी में डूबने से कोई बचा सकता है तो वो बस वाइन है। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। उसके जिस हाथ में वाइन थी उसमें उसने अपनी सिल्वर वॉच पहन रखी थी और अपना एक हाथ अपने पैंट के जेब में डाल रखी थी। उसने अपने चेहरे पर अपने अंदर चल रहे तूफान को नजर नहीं आने दिया। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई घमंडी राजा अपने महल में चल रहा हो। उसने अपने कदमों को चलते हुए रोक लिया और अपने आप को एक पोल के सहारे खड़ा कर लिया। वो जहाँ खड़ा था वहाँ अंधेरा था जिससे कोई उसको देख नहीं सकता था, पर वो सामने खड़े उन दोनों को देख सकता था। उसे पता था कि आज उसका दिल टूटने वाला है, फिर भी वो खुद को उनकी बातों को सुनने से रोक नहीं पाया। वो शांत भाव से उन्हें बस देखे जा रहा था। कार्तिक ने सानवी के एक हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देख रहा था और उसने बोला, मुझे यकीन नहीं होता, पहले मैं, फिर मेरा भाई और अब मेरा दोस्त। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी, पैसों के लिए कुछ भी करोगी। मुझे ये पता ही नहीं था तुम्हारे इस भोले शकल के पीछे इतनी चालाक और लालची औरत छुपी है। मुझे तो पता ही नहीं था। ये बोलते समय उसने सानवी की कलाई को बहुत कस के पकड़ रखा था। सानवी को बहुत दर्द हो रहा था, पर उससे ज़्यादा दर्द तो उसे उसकी कई बातों से हो रहा था। उसका एक एक शब्द ऐसे लग रहे थे मानो कोई हजारों सुइयां उसके जिस्म में चुभो रहा हो। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे कार्तिक, कोई देख लेगा। छोड़ो मुझे, मैं अब किसी की बीवी हूँ। छोड़ो मुझे। कार्तिक हंसा और हंसते हुए उसने सानवी को देखा और उसके हाथों को उसके पीठ के पीछे ले जाकर पकड़ लिया और उसको अपने करीब कर लिया और बोला, बीवी? कैसी बीवी? किससे झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि वो तुमको छूता भी नहीं है? वो तो तुम्हारे ही सामने किसी और के साथ वो सब करता है। वो तो तुम्हें उस काबिल भी नहीं समझता और खुद को उसकी बीवी कहती हो। अरे मैं तो तुम्हें मुझे धोखा देने के लिए माफ़ भी कर देता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लालची होगी कि अपने आप को बेच दोगी। ये सुनकर सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल पड़े। वंश ये सब सुन रहा था। उसने वाइन की गिलास को इतनी तेज पकड़ा कि वो उसके हाथों में ही टूट गया और उसके हाथों से खून निकलने लगा और उसने अपने आप में ही बोला, नहीं, तुम वो लड़की नहीं हो सकती, नहीं। उसका दिल भी उस गिलास की तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में सानवी के लिए गुस्सा उतर आया। कार्तिक ने जब सानवी की आंखों से आंसू निकलते देखा तो उसको बहुत तकलीफ हुई। उसको सानवी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसी लग रही थी मानो वो निर्दोष हो। कार्तिक बहक गया। उसने सानवी को पीछे के दीवार से लगा दिया और उसके होठों पे किस करने के लिए उसकी तरफ झुकने लगा। सानवी ने जब उसको ये करते देखा तो उसने कार्तिक को धक्का देना शुरू कर दिया और बोली, कार्तिक तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अब किसी और की बीवी हूँ। छोड़ो मुझे, ये गलत है, छोड़ो, ऐसा मत करो। कार्तिक उसको और कस के पकड़ लेता है और बोलता है, क्या गलत? जब तुमने मेरे साथ होते हुए भी मेरे भाई के साथ वो सब किया तो तुम्हें गलत नहीं लगा, तो फिर आज मेरे साथ वो सब करने में गलत कैसे? वंश तो तुम्हें कभी छुएगा भी नहीं, तो फिर क्यों? सानवी ने जब ये सुना तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने कार्तिक को जोरों से धक्का दिया और उसके गालों पर एक चाटा कस के लगा दिया और बोली, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने तुमसे कैसे प्यार किया। तुम भी बाकियों के जैसे नीच हो। और हाँ, वंश मेरे पति है। वो आज नहीं तो कल मेरे पास ही आएंगे। अगर मुझे उनका 10 साल तो क्या, पूरी ज़िंदगी अगर इंतज़ार करना पड़ा तो मैं करूँगी, लेकिन अब ये मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब वंश का है। ये बोलकर सानवी पीछे मुड़ी और रोते हुए बाहर की तरफ चली गई। वो भागकर कार में पहुंच गई और उसमें बैठकर रोने लगी। कार्तिक वहीं खड़ा उसको जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपना हाथ कस के सामने की दीवार में दे मारा और चिल्लाता हुआ वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने अपने सिर को अपने दोनों पैरों के बीच कर लिया और रोते हुए बोला, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ माना था, तो फिर क्यों किया? क्यों चली गई तुम मुझे बिना बताए?
मैं तुम्हें माफ़ कर देता जो भी तुमने मेरे साथ किया, लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, क्यों? और फिर वो रोने लगा। वंश उसको देख रहा था, उसने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना था। जब सानवी ने उसे अपना पति कहा, उसे सिर्फ उसका कहा, उसका पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करने को कहा, तो उसकी टूटी हुई उम्मीदें वापस लौट आई। उसने सब कुछ अब सानवी के मुंह से सुनने का फैसला किया और वो भी गया और जाकर शांति से कार में बैठ गया। जब सानवी ने उसको देखा तो वो बोली, सॉरी, मैं बिना बताए चली आई, मुझे अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो वंश ने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला और फिर शांति से अपने आंखें बंद करके आराम करने लगा। सानवी भी अपने आंसुओं को छिपाते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। सानवी को क्या पता था कि आज की काली रात उसके लिए खत्म नहीं हुई थी, इसे तो अभी और गहरा और काला होना था। शायद ये सानवी के लिए सबसे लंबी रात होने वाली थी। ये रात उन दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वंश उतरकर सीधा घर में चला जाता है। सानवी भी उतरकर घर में जाती है। वंश लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है और अपने कोट को उतारकर साइड कर देता है और अपनी टाई को ढीला करने लगता है। उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थी। सानवी बोलती है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, गुड नाइट। वंश उसको बिना देखे बोलता है, एक गिलास पानी। सानवी बोलती है, अभी लाती हूँ, और वो एक गिलास पानी लाकर वंश को देती है। कमला अपने घर जा चुकी थी। जब सानवी पानी वंश को देती है तो उसकी नज़र वंश के हाथ के तरफ जाती है, तो वो खून देकर घबराते हुए बोलती है, खून, आपके हाथों से खून बह रहा है। वो वंश का हाथ पकड़ लेती है। वंश उसको यूं करते बस देखता है। सानवी पूछती है, आपको चोट कैसे लगी? वो उसके चोट पर पट्टी लगाती है। वंश बस उसको देख रहा था। उस वक्त सानवी उसको बहुत प्यारी लग रही थी। वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। तभी उसकी नज़र सानवी के हाथ की कलाइयों पर पड़े दाग पर जाती है, जो कार्तिक के कस के पकड़ने की वजह से पड़ गए थे। वंश को सब याद आने लगता है। उसका चेहरा एक बार फिर से गंभीर हो जाता है। वो सानवी से पूछता है, सानवी, मैं अगर कुछ पूछूंगा तो क्या सच सच जवाब दोगी? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उम्मीद है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। सानवी थोड़ी डरती है और फिर हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ। वंश उसके तरफ ध्यान से देखता है और फिर पूछता है, क्या तुम कार्तिक को पहले से जानती हो? सानवी उसका सवाल सुनकर चौंक जाती है, फिर कुछ सोचती है और बोलती है, नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। वंश उसका झूठ सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बना लेता है और सानवी की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? मैं ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सानवी को अब कार्तिक से जुड़ी कोई बात नहीं करनी थी। अब वो उसको याद भी नहीं करना चाहती थी। उसने वंश को देखा, फिर अपने जगह पर खड़ी हुई और बोली, मैं उसे नहीं जानती और आप भी मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। ये मत भूलिए कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में कोई दखल नहीं देंगे, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? वंश इस बात से इतना नाराज़ हो जाता है कि वो गुस्से से उठता है और सानवी के हाथ को बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है और उसको अपने रूम में ले जाता है और उसको अपने बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके गले पर अपने हाथों को रखता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुमने उस आदमी को चोट पहुंचाया है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मानता हूँ। तुमने तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। हमेशा खुश रहने वाले इंसान को मैंने दुख के साये में जाते देखा है और उन सब की वजह तुम थी। ये सब बोलते समय वंश की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस समय जो लड़की वंश के सामने थी वो वह लड़की थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था और सबसे ज़्यादा नफरत भी। पर आज उसके प्यार पर उसका गुस्सा भारी पड़ गया। जब सानवी ने ये सुना कि कार्तिक ने खुद को मारने की कोशिश की, तब वो अंदर तक टूट गई। अब उसको ज़िंदगी से ज़्यादा मौत आसान लग रही थी। उसने वंश के हाथों से अपना हाथ हटा लिया। वंश ने उसकी तरफ नफरत से देखा और फिर उसने उसके गले पर अपनी पकड़ तेज कर दी और बोला, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? उसके आंखों से आंसू सानवी के चेहरे पर गिर रहे थे। उसने सानवी को देखा और उससे बोला कि जी तो चाहता है कि तुमको मैं जान से मार डालूं, पर वंश को एहसास होता है कि सानवी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। उसको एक अजीब
से डर ने घेर लिया। उसने सानवी के चेहरे की तरफ देखा जो मुस्कुराए जा रही थी। वंश अपने होश में आया। उसने उसकी गर्दन से अपनी पकड़ ढीली कर दी तो सानवी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोली, नहीं, ऐसा मत करो, मार दो मुझे, मार दो मुझे। वंश, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मुक्ति दे दो प्लीज़, मुझे मार दो, मुझसे ये दर्द अब और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मार डालो। ये बोलते हुए उसके हाथों से अपना गला दबाने लगती है। वंश जब उसको ऐसा करते देखता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखता है जिसमें उसे सिर्फ निराशा, सच्चाई और बहुत सारा दुख दिखता है। वंश उसको छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो सानवी के कंधों को पकड़कर बोलता है, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, बताओ मुझे, क्यों तुम जीना नहीं चाहती? बताओ मुझे, क्यों छोड़ा तुमने उसको? अगर तुम उससे उतना ही प्यार करती थी तो क्यों धोखा दिया तुमने उसे? सानवी रोते हुए बोलती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, वो मैं थी जिसके साथ गलत हुआ। वंश ने जब ये सुना तो थोड़ी देर के लिए वो सहम सा गया। वो बस सानवी को देखे जा रहा था। फिर उसने सानवी की तरफ देखा और बोला, धोखा नहीं दिया, गलत हुआ। क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बताओ मुझे, बताओ मुझे, सब जानना है। सानवी अपने आंखों से आंसू पोंछती है और वंश के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े निकालने लगती है। वंश जब उसको ये करते देखता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता। वो उसको ऐसा करने से रोकता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? सानवी उसके तरफ देखते हुए अपने कपड़े को निकालती है और बोलती है, आपको जानना था ना कि क्या गलत हुआ था मेरे साथ, मेरी क्या मजबूरी थी, तो देखिए, ये थी मेरी मजबूरी। वंश ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। सानवी ने फिर कहा, देखिए मुझे, देखिए, देखिए मेरी तरफ। वंश अपनी आंखें खोलता है। वो अपने सामने सानवी के शरीर को देखता है जिस पर बहुत सारे दाग बने थे। उनको देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसके अंदर जैसे दुख का सैलाब उमड़ आया हो। उसने तुरंत सामने रखे चादर को उठाया और उससे सानवी को ढक दिया। उसने उसको गले से लगा लिया और कुछ देर तक वैसे ही लगा रहा जैसे वो खुद को समेटने की कोशिश कर रहा हो। सानवी बस बोले जा रही थी, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, और फिर वो भी धीरे धीरे शांत हो गई। सानवी को वंश के बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। वो अपने आप को पता नहीं क्यों पर उसकी बाहों में बहुत महफूज महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद वंश ने उसको अपने गले से लगाए हुए बोला, किसने किया है ये? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो अपने आप को रोने से रोक रहा था। बताओ मुझे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बताओ मुझे, सब जानना है, सब कुछ। सानवी उसको सुन रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या वंश रो रहे हैं? उसने सानवी की तरफ देखा और उसके आंखों में देखते हुए बोला, बताओ मुझे, किसने किया है ये? मैं वादा करता हूँ उसको मैं मौत से भी ज़्यादा बुरी सज़ा दूंगा। उन्हें बर्बाद करके रख दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। उसको मुझसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। सानवी हैरान नज़रों से वंश को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आता है। शायद ये पहली बार था जब उसे किसी ने अपनेपन का एहसास कराया था, इतना महफूज महसूस कराया हो, किसी ने उसके लिए बदला लेने की बात कही हो। सानवी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और बोली, मैं सब कुछ बताऊंगी। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।